हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि सब वुइंग को ढूंढ रहे थे। उन्हें कैसे भी उस मेंशन तक जाना था और यहाँ के रास्तों की बातें उन्हें बहुत चुभ रही थी, क्योंकि जिस टाउन में अभी वो लोग आए हुए थे वहाँ पे जो लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डिसेंट नहीं है। अब सोच रहे थे हो सकता है उन लोगों ने वुइंग को किसी जेल में रखा हो और उसे डरा रहे हों और बहुत अंधेरा कमरा हो जहाँ पे ढेर सारे इंसेक्ट्स हो जो बहुत गंदे डिस्गस्टिंग हो, जैसे कॉकरोच टाइप। यहाँ पे ये सारी चीज़ें वो सोच सोच के घबरा रहे थे कि पता नहीं वुइंग कैसी कंडीशन में है और ऐसा कुछ हो उससे पहले उन्हें वुइंग तक पहुँचना होगा। और यहाँ दूसरी ओर सच में उनके थॉट्स इतने भी रॉन्ग नहीं थे, बट शायद किसी और के लिए, क्योंकि वुइंग तो बड़े मज़े से सोफे पे बैठा हुआ था और वहाँ पे वो ग्रेप्स खा रहा था। सर्वेंट शायद कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ थे। वुइंग के सारे विशेष पे उसे सब कुछ ला के दे रहे। अब वहाँ के उनके किंग के आने की अनाउंसमेंट होती है। किंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आता है। उसने मास्क नहीं लगा रखा था, बिना मास्क के आता है और उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड और कुछ और मिनिस्टर्स। वो जैसे ही आता है अनाउंसमेंट होती है कि किंग आ रहे हैं। सारे सर्वेंट्स खड़े हो जाते हैं या फिर जो भी काम कर रहे होते हैं एक जगह रुक जाते हैं। विंग बैठा था, मस्त बैठे रहता है और ग्रिप्स खाता है वहाँ पे। अब एक पर्सन कहता है किंग आए हुए हैं, क्या तुम्हें उन्हें रिस्पेक्ट देने नहीं आता? विंग कहता है ओह सॉरी, मैं अभी उन्हें रिस्पेक्ट देता हूँ, वो रही चेयर, आप वहाँ बैठ सकते हो। विंग बिना उठे बोल देता है। अब किंग जाके वहाँ बैठ जाते। विंग कहते हैं हे यू, तुम सर्वेंट वहाँ क्यों बैठ गए? वहाँ पे तो किंग को बैठना था। ओह शायद तुम सीट साफ कर रहे होंगे बैठ के, चलो अब सीट साफ हो चुकी, उठो वहाँ से। विंग किंग के बॉडीगार्ड की तरफ देख के कहता है किंग आप बैठते क्यों नहीं है? वहाँ पे ये बात सुन के बॉडीगार्ड हंसते हुए कहता है मैं किंग नहीं हूँ। विंग कहता है हाँ, इतना अच्छा गुड लुकिंग अल्फा किंग नहीं है? तुम्हारे क्लैन में बच्चों को किंग बना दिया जाता है। किंग अपनी सीट के ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बच्चा कहने की? विंग कहता है बच्चे, तुम्हें तो मुझे भैया कहना चाहिए, तुम कितने छोटे हो, ऊपर से किंग की जगह पे जाके बैठ गए। विंग उस किंग के बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहता है आप अपने बच्चे को हटाइए। और किंग आपने मुझे क्यों किडनैप किया, जल्दी बताओ, मेरे को घर में जाना है, बहुत काम है मेरे पास यहाँ पे। अब वो किंग कहता है जो सीट पे खड़ा हुआ था हमें तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो हमें उससे शादी करनी होगी और हमारा नेक्स्ट हायर देना पड़ेगा। विंग कहता है तुम्हारा मतलब है तुम्हें एक बेबी चाहिए? वहाँ पे वो हाँ कहता है। विंग कहता है तो ऐसा है तो अपनी मदर के पास जाओ ना, उनसे कहो कि तुम्हें बेबी ब्रदर या फिर सिस्टर चाहिए, मेरे पास क्यों आए हो? अपने बाल पकड़ के नोचने लगता है कि अरे भगवान ये कैसा पागल इंसान है। यहाँ पे वो कहता है मुझे तुमसे चाहिए। विंग कहता है सॉरी, मेरे को तुम्हारे साथ खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम चाहो तो मुझे बेबी ब्रदर बना सकते हो, मैं तुम्हें कोई मना ही नहीं करूँगा, बट हाँ याद रखना मैं तुम्हें मेरे टॉयज नहीं दूंगा, हाँ हम लोग अच्छे भाई बनेंगे। ये बात सुन के तो बेचारा किंग अपना सर फोड़ना चाहता है। जिसे वो वाइफ बनाने के सपने देख रहा है उसका भाई बनना चाह रहा है। पास आता है विंग, उससे इतना लंबा था कि बेचारा ऊपर देख के बातें कर रहा था, उसके तो गर्दन ही दुखने लग गई थी। अब वो वहाँ पे विंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। सामने उसका बॉडीगार्ड आ जाता है जो विंग के साथ साथ ही यहाँ आ गया था। वो रहता है तो हमेशा विंग के साथ ही है और इस जनरल ने ये देखा भी नहीं कि वो विंग के साथ साथ किसी और को भी उठा लाया है। किंग उसके तरफ देखता है क्या तुम्हें सबको उठाने में इतना मज़ा आता है कि विंग के साथ साथ इसको भी उठा ला, एक काम क्यों नहीं करते तो पूरे क्लैन के लोगों को उठा लाओ। वो जनरल कहता है ओके सर, और ऐसा कह के वहाँ से जाने लगता है। किंग कहता है हे भगवान, मेरे पूरे क्लैन में ऐसे पागल लोग क्यों भरे पड़े हैं, ऐसा लगता है ये मिस्ट्री घोस्ट क्लैन अपना नाम डुबा के ही मानेगा। कहता कि रुको रुको, तुम्हें बिल्कुल गुस्सा करना नहीं आता, मैं तुम्हें गुस्सा करना और बुली करना सिखाता हूँ, बहुत आसान है, चलो तुम बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाओ। अब वो किंग और उसके साथ जितने लोग थे ना सब सीधे खड़े हो जाते हैं। वहीं कहते हैं अपना एक हाथ अपने कमर पे रखो, वो सब रख लेते हैं और बिल्कुल सामने एक फिंगर निकाल के अपने चिन को ऊपर करो, आंखों में बिल्कुल बहुत तेज़ गुस्सा लाओ और कहो निकल जाओ यहाँ से। वो सब वैसा कहते और वो किंग बिल्कुल बच्चों की तरह कहता है। उसकी ये बात सुन के तो जो लोग निकल जाने वाले थे ना वो भी खड़े होकर हंस रहे थे। वहाँ पे वो किंग शट अप, निकलो यहाँ से। वहाँ पे वो लोग चले जाते हैं। वो किंग उस वेश्यान के बॉडीगार्ड के सामने खड़ा हुआ था। लेंदा उससे बहुत गुस्से में देख रहा था। वो तो अपने अब बीस्ट फॉर्म में ही आ गया था। लेंदा एक बहुत बड़ा ना यूनिकॉर्न था, वो पूरा ब्लैक कलर का था और गुस्से में वो इतना जायंटिक रूप ले चुका था और उसकी आंखें तो ऐसा लग रहा था आदि पूरे घोस्ट क्लैन को अपनी आंखों के थ्रू ही जला के मार डालेगा। किंग घबरा रहा था और वो किंग अब कहता है तुम लोग मुझ पर गुस्सा क्यों होते हो, और ऐसे ही बातों में उलझा कर वो विंग के ऊपर पीछे से हमला करता है। पर विंग का बॉडीगार्ड विंगलैंडर उसे रोक लेता है
और उस किंग को बहुत खींच के एक पंच मारता है अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद, और उस किंग की अच्छी खासी कुटाई हो जाती है। वो किंग तो पूरा बेवकूफ़ था, बट उसके 2 मिनिस्टर्स बहुत होशियार थे। वहाँ पे एक मिनिस्टर के हाथ पूरे ऑक्टोपस टाइप थे, जो विंग के गर्दन से उसे पकड़ लेता है और विंग के हाथों को भी बांध देता है और मिंगलेंदा को कहता है कि तुम वहीं रुक जाओ, वरना मैं इसे जान से मार डालूंगा। मिंगलेंदा बस अपने पंखों से हल्के से हवा करता है तो वो ऑक्टोपस कहीं दूर ही जाकर गिरा पड़ा होता है, और वही मिंगलेंदा के बाहों में। वहाँ पे मिंगलेंदा ने विंग को कैच कर लिया था और अब कहते हैं कि तुम यहाँ बैठो और शो को एंजॉय करो। यहाँ पे विंग बैठा हुआ था, जहाँ पे उस ऑक्टोपस के हाथों से पता नहीं वो दूसरा मिनिस्टर कौन सा जानवर था, ये समझ में ही नहीं आ रहा था, उसको बांध चुके थे। और वो किंग नीचे कोने में चुपचाप दुबक के बैठा हुआ था। यहाँ पे सब लोग घबराए हुए थे, और वहाँ पे मिंगलेंदा कहता है अब से घोस्ट मिस्ट्री क्लैन का लीडर हमारे विंग है। यहाँ पे तो किसी को भी अब कुछ कहने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि पूरा क्लैन वैसे ही पागल था, और विंग के अंडर रह के तो वो और महान हो गए थे। वो लोग तो विंग के साथ साथ बहुत फालतू वाले गेम भी खेल रहे थे। कभी अपने किंग को उल्टा टांग देते हैं और उसके मुंह के अंदर एप्पल फंसा देते हैं, और विंग कहता है कि अब मैं आओ तुम्हें आर्चरी मारना सिखाता हूँ, और विंग उन्हें तीरंदाजी कम सिखा रहा था। बेचारे उस किंग को पल पल में हार्ट अटैक दे रहा था। जब जब उसकी तरफ एक तीर आता उसे लगता है अभी मेरे मुंह में लगा, सीने में लगा, पता नहीं कहाँ लगा, बट हर बार उनके घटिया गार्ड्स का निशाना मिस हो जाता है। उस किंग को बड़ा सुकून था कि उनके गार्ड्स को कुछ भी काम ढंग से नहीं आता है। मिंगलेंदा अब एक तीर को उठाता है और कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लगाते हैं। वो तीर को उठाता है और ऐसा ही फेंक देता है बिना बाण में लगा, वो बिल्कुल उस किंग के मुंह के अंदर जो रखा हुआ एप्पल था उसमें जाके लगता है। बेचारा वो एप्पल जल्दी से थूकता है कि अच्छा हुआ मेरा मुंह बच गया। उसके हाथ पैर बांध के उसे उल्टा टांगा हुआ था, और दोनों मिनिस्टर्स जो भी चमगादड़ की तरह लटके हुए थे वो भी घबराए हुए थे। भाई इसके मुंह में तो सिर्फ एप्पल था, उनके मुंह में अंगूर रखा गया है, वो भी वो खा चुके कितने बार। अब वही उनके मुंह में नींबू रखवा देता है, और नींबू तो खाएंगे नहीं, इतना खट्टा चीज़ कौन नहीं खाएगा। और वहाँ पे वो लोग उसके ऊपर एक तलवार से वार करने वाले। आखिरकार नींबू को मारने के लिए तलवार कब से लगने लग गई। सच में आज वो लोग बिल्कुल नहीं बचेंगे, और शायद उनका अंदाज़ा भी सही था, क्योंकि इतने ज़्यादा छोटे छोटे खंजर उनको कहाँ कहाँ लगे थे वो बता भी नहीं सकते। कई लोग उन्हें पीछे से ही मार रहे थे, और उनके बेचारे हिप्स जो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे वो लोग अपने मुँह से नींबू फेंकते और चिल्लाते हुए थे तुम लोग पीछे से कैसे मारोगे, तुम्हें मारना है तो तुम सामने से मारो ना, ताकि वो नींबू में लगे, पीछे से क्यों मार रहे हो हमें। यहाँ पे वो लोग अपने किंग की तरफ देखते हैं जो विंग है, और कहते हैं किंग ये बहुत बोल रहा है, हम इसे मार डालें कि हम इसे ज्वालामुखी में फेंक दिए। वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम वापस नींबू को रखते हैं। और वो अब कहते हैं प्लीज़ हमारे मुँह में वापस नींबू ला के रखा जाए। अब तो सर्वेंट उनके मुँह में वापस नींबू भर देते हैं, और वो लोग फालतू था ये सारा टॉर्चर से रहे थे। और वहाँ पे लैनवांग जी, लैन कुरेन, मैडम यू, चांगसेसन, फॉक्सेसन सब लोग आ चुके थे। अब इस मेंशन के बाहर जो बहुत डरावना था, बाहर से तो पूरा जंगल की तरह लग रहा था, जो पूरा ब्लैक मेंशन था। डोर खोलते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ टाइम आगे जाके 3 लोग पेड़ से लटके हुए दिखते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पे ये केक सबको ऐसे ही टॉर्चर करता होगा, पता नहीं वो ही कहाँ हुआ, जबकि वो किंग वहाँ पे खुद टंगा हुआ था और वो टॉर्चर हो रहा था। वहाँ पे उन 2 ऑक्टोपस और एक मिनिस्टर की ऐसी हालत देख के कि बेचारे पीछे से कितने बुरी तरीके से हर्ट है। वहाँ पे तो चांगसेसन कह रही थी पता नहीं वो इनके साथ ये लोग क्या कर रहे होंगे। बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती कि बॉस इसमें आप ही जीतोगे, और दूसरी तरफ से कह रहे थे कि हमारे किंग ही जीतेंगे। और कुछ लोग देखते हैं कि पहाड़ी के नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। वो लोग जब वहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आधे बीस्ट मैन्स थे और आधे पता नहीं कुछ और ही क्रीचर्स, जो कुछ वुल्फ फॉर्म में थे और कुछ ह्यूमंस। कुछ लोग यहाँ पर ऊपर देख रहे थे, वो भी ऊपर देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग चढ़ रहे हैं, उनका फेस ढंग से विजिबल नहीं है। और जैसे ही वहाँ पे वो नीचे खड़े हुए बेहोशान के बॉडीगार्ड को देखते हैं, चांगसेसन जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है विंग कहाँ है। वो कुछ कहता है, उसके बाद चांगसेसन उसके कॉलर पकड़ के उसे हिलाने लगती है। बेबी मू जल्दी बताओ ना कि मेरा विंग कहाँ है, तुम तो हमेशा उसके साथ रहते हो, तुम जल्दी बताओ विंग कहाँ है। क्या उस लोगों ने विंग के साथ कुछ बुरा किया, क्या वो किसी जेल में है, और ये सब तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे हाथ में इतने ज़्यादा खरोंचे थी, तुम्हारे हाथ में खून क्यों आ रहा है, और तुम्हारे मुँह पे खून क्यों लगा हुआ है। लंदा अपने मुँह से अब वो खून या फिर ड्रैगन फ्रूट जो वो खा रहा था उसे साफ करता है और कहता है कि क्वीन मदर आप चिंता मत कीजिए, विंग बिल्कुल सही है, वो तो बस अभी खेल रहा है। वहाँ पे ये बात सुन के अब चांगसेसन कहती तुम्हारा मतलब क्या है।
बंदा ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि वो जो ऊपर पेड़ है ना, उसके साथ रेस लगा रहा है कि उस पेड़ का फल देखते हैं कि सबसे पहले कौन खाएगा। यहाँ पे अब बांसुरी शरण उस पेड़ की तरफ देखने लगती है जो उस पहाड़ी के ऊपर था। ये वही पेड़ है जो वो चाहते थे। इसी पेड़ के फल से वही बिल्कुल ठीक हो सकता है। बट यहाँ पे वही उतने ऊपर पहाड़ी में चढ़ाई कर रहा है और वो भी अभी उसके पास कोई पावर्स नहीं है। वो लोग नहीं जानते हैं कि जिस चीज़ को वो इतनी मासूम सी और नाजुक समझ रहे हैं वो ऐसा नहीं है। इस पहाड़ के ऊपर कोई भी क्लाइंब नहीं कर सकता है, भले वो कितना ज़्यादा पावरफुल हो। ना ही कोई फ्लाई करके जा सकता है। इसके पास ऊपर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इस पहाड़ी के तुम जवाब देते जाओ और वो तुम्हें सीढ़ियाँ खुद दे देगा। यहाँ पे वो इतने कठिन सवाल पूछता है कि किसी के पास भी उसका जवाब नहीं होता है। ये यूनिवर्स तुम्हें पूरी छान मारनी पड़ेगी इसका जवाब ढूंढने के लिए। यहाँ पे और वो वहीं को देखते हैं। वो तो बड़े मज़े से एक एक सीढ़ियों के स्टेप चढ़ के जा रहा था। वो आधा बीस्ट मैन जो उन लोगों का बॉस था, वो तो बेचारा 4 सीढ़ी के बाद ही चौका पड़ा था। यहाँ पे वो वहीं के जवाब सुन के ही वही जवाब दे रहा था क्योंकि सवाल हर बार सेम थे। बट वहीं अब लास्ट सीढ़ी तक पहुँच ही चुका था और इस सवाल पे वो बीस्ट मैन और वहीं दोनों रुके हुए थे। किसी को भी अभी जवाब नहीं आ रहा था और यहाँ पे दोनों के सवाल इस बार टोटली डिफरेंट थे। का क्वेश्चन था कि इस दुनिया में सबसे सुंदर आभूषण कौन सा है, और वहाँ पे उस बॉस का क्वेश्चन था कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पवित्र चीज़ क्या है। कुछ टाइम सोचने के बाद बड़े आराम से कह देता है कि विनम्रता सबसे अच्छा आभूषण है। और वहाँ पे वो बॉस अब भी सोच ही रहा था, उसे जवाब समझ नहीं आ रहा था। और वही अब उस पहाड़ी के सामने झुकता है और कहता है कि धन्यवाद, आपने मेरी इतनी परीक्षा ली और मुझे इतना ज़्यादा ज्ञान प्रदान किया। इसके बाद वहीं आगे बढ़ जाता है। वहीं सच में काफ़ी विनम्र भी था, उसके अंदर सारे गुण थे एक किंग बनने के। वो आगे जाके उस फल के पेड़ के ऊपर मस्त मज़े से बैठ जाता है और सारे फल खा जाता है। उन्हें सिर्फ एक खाना था पर विंग ने गलती से कुछ ज़्यादा ही फल खा लिए। ऐसे वहीं खा तो लेता है। अब वो उसे पहाड़ी से पूछता है क्या नीचे जाने के लिए भी जवाब देने पड़ते हैं। तो वो पहाड़ी हंसती है कि बिल्कुल नहीं। तो वो कहता है मुझे चलने का बिल्कुल मन नहीं है, क्या आप मुझे नीचे तक छोड़ सकते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि ठीक है मैं ही मदद कर देता हूँ। ऐसा कह के वो वोइंग को अब कहते हैं तो ठीक है इतने ऊपर से कूद जाओ, तुम नीचे पहुँचोगे पर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। वोइंग कहता है ओके, और वोइंग वहाँ से कूद भी जाता है। वोइंग को कूदते देख के और ये देख के कि वोइंग अपने विंग्स ओपन नहीं कर रहा है, सब लोग काफ़ी घबरा गए थे। वहाँ पे तो लैंडमार्क जी नाच रहा था गोल 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 कि वोइंग कहाँ आएगा। वो सोचते ओ रुको मैं तो ड्रैगन हूँ ना। उसके बाद वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और ऊपर की तरफ जा रहा था और कोई पावर उसे ऊपर पहुँचने ही नहीं दे रही थी। विंग जब नीचे आता है वो तो बड़े मज़े से लैंड कर जाता है क्योंकि नीचे ढेर सारे बड़े बड़े फ्लावर्स ओपन हो गए थे जिन्होंने विंग को आराम से कैच कर लिया था। और कैच करते ही विंग तो उन्हीं फ्लावर्स में सो जाता है। बड़े आराम से सो रहा था और विंग का सोता देख वो फ्लावर पेटल्स आराम से क्लोज हो जाते हैं। वहाँ पे वो सब कुछ क्लोज हो गया था और उसके ऊपर एक मैजिक शील्ड ऑटोमेटिकली लग गई थी। अब वो पहाड़ के अंदर से एक बहुत बूढ़े से ओल्ड एल्डर बाहर आते हैं जिन्हें देख के सब उन्हें बो करते हैं। लैंडमार्क जी को नहीं मालूम था पर ये कौन है, फिर वही बो करते हैं। यहाँ पे ये एल्डर बहुत थिन बॉडी के थे और उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी, उनके वाइट हेयर्स थे। और वो अब नीचे आते हैं, उनके नीचे कोई भी ज़मीन नहीं थी, ना ही कोई सीढ़ियाँ थी। वो हवा में चलते हुए नीचे उतरते हैं और अपने स्टिक से अब सामने रखते हैं जिससे एक बहुत बड़ी गोल्डन राड निकलती है। और वो सब अब अपनी पावर्स को ऐसा फील कर रहे थे कि उनकी बहुत ज़्यादा पावर्स बढ़ चुकी हैं। वे वो ओल्ड लीडर कहते हैं कि तुम सब लोग घोस्ट मिस्ट्री क्लैन में आए जो रोज़ के खिलाफ था। हर क्लैन के ऊपर पाबंदी थी कि कोई यहाँ नहीं आएगा, पर मैं जानता हूँ कि हमारे क्लैन ने भी नियम तोड़े हैं। फायरलैंड के किसी भी पर्सन को हमें यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं लाना था, इसलिए इन कंपनसेशन मैं वही को इस दुनिया की हमारे क्लैन की बहुत ख़ास पावर देने जा रहा हूँ। और विंग ने इस क्लैन के किंग को हरा के अब वह खुद किंग बन चुका है। तो अब ये मिस्ट्री घोस्ट क्लैन भी अब फायरलैंड के अंडर आता है। पर इस बात का ध्यान रखना कि विंग की पावर्स अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और जिसे कंट्रोल करना अभी नामुमकिन है। और इसके कारण हो सकता है कि वो तुम लोगों के साथ की कुछ यादें भूल जाए। वो उसकी यादें अभी मैं नहीं जानता कि वो कैसी होंगी क्योंकि ये पावर्स उसकी कुछ यादें दबा सकता है।
वो तुम में से किसी को पहचानने से मना करे तो इस पर घबराना मत। एक ना एक वक्त पे उसे तुम सब याद ज़रूर आओगे। चंगसा उन्हें वो करके थैंक यू कहती हैं क्योंकि उनका बेटा अब बिल्कुल ठीक होने वाला है। सब लोग काफ़ी खुश थे और वहाँ पे वो एल्डर अब वहाँ पे बटरफ्लाई बन कर डिसअपियर हो जाते हैं। वो फ्लैट जिसके अंदर वही सो रहा था वो पूरा अब 2 हफ्ते हो चुके थे और धीरे धीरे टाइम बीतते बीतते अब वो पूरा 1 मंथ हो चुका था। वही 1 महीने से उस फ्लावर के अंदर सो रहा है। अब तो सबको चिंता होने लग गई है ये फ्लावर कब खुलेगा भाई। अब उनकी सबर शांति भी जवाब दे रही है। वो उन एल्डर्स को बुलाते हैं और वो एल्डर कोई जवाब नहीं देते। वहाँ पे सारे स्क्रिप्चर्स लैंडमार्क जी पढ़ चुका था कि ये क्या चीज़ हो रही है वो इनके साथ। वो लोग अभी उसी प्लान में रुके हुए थे। 1 मंथ से उन्होंने सारे खत भेज दिए थे कि किस तरीके से अभी क्या हो रहा है और 1 महीने से अब 2 महीने और ऐसा करते करते पूरा 1 साल बीत चुका था और वही अभी भी उस फ्लावर के अंदर था। अब लैंडमार्क जी और सबकी सबर शांति जवाब दे चुकी थी। अब वो और नहीं रह सह सकते। यहाँ पे वही अंदर ठीक है नहीं है क्या हुआ है उसे इसको जानने के लिए वो लोग आज तय करते हैं कि आज वो इस फ्लावर को तोड़ ही देंगे। सब लोग एक साथ उस फ्लावर पर अटैक करने के लिए पहुँचते ही है। तो तभी वो फ्लावर का बैरियर ऑटोमेटिकली हटता है और धीरे धीरे वो फ्लावर ओपन होता है। उसके अंदर से बहुत अच्छा सा फेरी डस्ट निकल रहा था। पिंक पर्पल और कौन सा कलर नहीं था सारे कलर्स उसमें थे। बहुत ज़्यादा स्पार्कल और बहुत ब्राइट था। उसके बाद वहाँ पे वो देखते हैं वो अभी भी बड़े मज़े से सो रहा है पर वो इनके बाल बहुत लॉन्ग हो चुके हैं। उसने एक वाइट बहुत ब्यूटीफुल सा अटायर पहना हुआ है। उसके हाथ में उसकी स्वॉर्ड है जो बहुत खूबसूरत लग रही है। के साथ साथ वो इनके पास एक ब्लैक फ्रूट भी है जो उसके कमर में लगी हुई है। और अब वो धीरे धीरे से अपनी आंखें ओपन करता है। सच में वो मोमेंट सबकी आंखों के लिए सुकून था। इतने टाइम बाद उन्होंने अपनी क्यूट फेरी को आईज ओपन करके कुछ कहते हुए देखेंगे। वहीं अपनी आंखें ओपन करता है और अब वहाँ वो आराम से उस फ्लावर पहल से नीचे उतरता है। वो फ्लावर उसी समय डिसअपियर हो जाता है। वहीं अब आगे बढ़ता है और अपने मदर फादर को ग्रीट करता है और उनको ग्रीट करने के बाद अपनी ग्रैंड माँ को ग्रीट करता है और कहता है ग्रैंड माँ मदर फादर आंट मैंने आप लोगों को बहुत टाइम तक वेट करा है। मुझे माफ़ करना मैं उसके अंदर कल्टीवेट कर रहा था। मेरी पावर स्टेबल नहीं थी और मैं नहीं चाहता था कि आप में से मैं किसी को भी हार्म करूं। यहाँ पे वो उनसे बातें कर रहा था। उसके बाद वो अचानक से वहाँ पे किसी ड्रैगन की ऑरा को फील करता है और उसी तरह वो अपना एक छोटा सा पावर का एक अंश फेंक के मारता है बिल्कुल एक खंजर की तरह जो लैंडमार्क जी के बिल्कुल गर्दन के पास से जाता है। उसकी गर्दन पे हल्की सी चोट भी लग जाती है। यहाँ पर लैंडमार्क जी वो ऐसा दिखता है ये क्या था वही ने उसके साथ ऐसा क्यों कहा या फिर ऐसा क्यों किया। वही से तो उसने कुछ कहा भी नहीं अभी। वही कहता है तुम कौन हो यहाँ पे और कर क्या रहे हो तुम मेरे यहाँ पे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तुम ड्रैगन क्लैन के हो। जहाँ तक मुझे याद है हमने लोग कभी फायर वर्ल्ड में किसी ड्रैगन को इनवाइट नहीं किया है। यहाँ पे ये बात सुन के धनवाची शौक था। यहाँ पे लैंस चैन कहते हैं कि वही ये तुम क्या कह रहे हो ये फेरी वर्ल्ड नहीं मिस्ट्री घोस्ट क्लैन है जिसको तुमने विन किया है। वही कहता है मैं जानता हूँ अब से ये मिस्ट्री घोस्ट क्लैन हमारी फेरी वर्ल्ड का हिस्सा है पर आप कौन है आप मेरा नाम कैसे जानते हैं आप मुझसे ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं। वहाँ पे लनकुरन वहीं की तरफ देखते हुए कहते हैं ये तुम्हें क्या हुआ है या तुम्हें हम में से कोई भी याद नहीं है। कहता है कौन है आप सब और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मदर कौन है ये लोग क्या ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं इन्होंने क्या आपको बुली किया। यहाँ पे वही कहता है मिगलिंदा हमें मिगलिंदा आ जाता है। वहाँ पे वही कहता है ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे मिगलिंदा कहता है कि पर ये लोग तो आपको बचाने आए थे। वही कहता तुम्हें लगता है कि मुझे इन जैसे वीक बीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं इतना कैपेबल हूँ कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूँ। लनवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वहीं को हुआ क्या हुआ है। अचानक से उस पर तो गुस्सा क्यों कर रहा है। फिर कुछ टाइम बाद वही अब मिगलिंदा को पकड़ लेते हैं क्योंकि वहीं का सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था। वो और उस टाइम बाद उसके साथ लोग पास जाते हैं। वहीं अपना सर ऊपर करता है और कहता है चिचिंगा आप कैसे हो। यहाँ पे
मैं आपको बहुत टाइम बाद देखा, आपने मुझे याद किया। फिलहाल मैं सोते सोते अब थक गया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुरन अंकल, आप मुझे खाना बना कर दो ना, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। वहाँ पे अब वही लनवांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, ओ मिस्टर ड्रैगन, आपको भूख लगी है या नहीं लगी है? शिनचैन का, आपका भाई इतना चुप क्यों रहता है? क्या ऐसे मुझसे बात करना पसंद नहीं है? वहाँ पे अब वही लनवांग जी के पास जाता है और उसके हॉर्न पकड़ लेता है। हॉर्न कितने बड़े और कितने शार्प है, क्या ये तुम्हें गड़ते हैं? लनवांग जी के हॉर्न सच में काफ़ी सेंसिटिव थे, वो उसके कान पिंक हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।